वेराना फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। शहबाज आमिर और गुलफराज अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, जबकि शुजात अली संभल कर एहतियात से फायरिंग कर रहा था। वो अपने रिवाल्वर की गोलियां जाया नहीं करना चाहता था। शबीना के पास किसी किस्म का असलहा नहीं था। वो खंडरों की आड़ लेती हुई अपने साथियों से दूर हट रही थी ताकि फायरिंग की जद में न आ जाए। दूसरी तरफ शुजात अली भी खंडरों की आड़ लेता हुआ घाटी की तरफ बढ़ रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। शुजात अली एक दीवार की आड़ में सीने के बल रेंग रहा था। दीवार के इख्तिताम पर वो रुक गया। अगला खंडर तकरीबन 10 फुट के फासले पर था। शुजात अली ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। उसने इस तरह पोजीशन ली थी जैसे कोई खिलाड़ी दौड़ने के लिए तैयार हो, और फिर वो उठकर बड़ी तेजी से दूसरे खंडर की तरफ दौड़ा। अभी वो रास्ते के वस्त में था कि गुलफराज की चलाई हुई गोली जन्नाटे की आवाज पैदा करती हुई उसके सर के ऊपर से गुजर गई। उसने जोरदार जख्म भरी। एक और फायर हुआ, लेकिन शुजात अली इस गोली से भी महफूज रहा। वो दीवार के पीछे रेत पर गिरा और संभल कर दीवार की आड़ लेकर गोली चला दी। इसके फौरन बाद ही मुखालिफ समत से आने वाली गोली दीवार के कोने पर लगी। शुजात अली फुर्ती से पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। वो जिस रास्ते से घाटी से उतरे थे वो उन खंडरात से तकरीबन 50 गज के फासले पर था। रास्ते में 2-3 छोटे छोटे टीले थे। करीब 3 टीला भी तकरीबन 10 गज के फासले पर था, और शुजात अली सोच रहा था कि अगर इनसे पहले घाटी तक पहुंच जाए तो बच सकता था। गुलफराज और शहबाज आमिर भी शायद उसकी नीयत बांध गए थे और वो उसका रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त अचानक ही सन्नाटा तारी हो गया था। शुजात अली को यकीन था कि वो दोनों गात लगाए बैठे हैं और मौका मिलते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देंगे। उसने चंद सेकंड मजीद इंतजार किया और फिर अचानक ही दीवार की आड़ से निकलकर टीले की तरफ दौड़ लगा दी। इसके साथ ही फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। गोलियां उसके आसपास घूम रही थी। वो दौड़ता रहा और फिर टीले के पीछे छलांग लगा दी। टीला ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर वो उठकर खड़ा होता तो टीले के ऊपर से उसकी खोपड़ी को निशाना बनाया जा सकता था। इसलिए उठकर खड़ा होने के बजाय वो कुहनियों और घुटनों के बल आगे बढ़ता रहा। दूसरी तरफ से फायरिंग एक बार फिर बंद हो चुकी थी। शुजात अली दौड़ता हुआ दूसरे टीले की आड़ में पहुंच गया। उस पर इस मर्तबा भी गोलियां चलाई गई थी, लेकिन तारीकी और शुजात की फुर्ती और बरकफ्तारी के बायस कोई गोली निशाने पर नहीं बैठी थी। दूसरा टीला निस्बतन ऊंचा था और घाटी पर जाने वाला रास्ता यहाँ से तकरीबन 30 गज के फासले पर था। दरमियान में सिर्फ एक टीला हायल था। दफातन दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर शुजात अली ने उचक कर देखा। आमिर या गुलफराज दौड़ता हुआ घाटी वाले रास्ते की तरफ जा रहा था। शुजात अली ने रिवाल्वर का रुख उसकी तरफ करके ट्राइगर दबा दिया। स्टिक की आवाज उभर कर रह गई। रिवाल्वर खाली हो चुका था। शुजात अली के पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। उसने खाली रिवाल्वर बेल्ट में उड़स लिया और तारीकी में इधर उधर देखने लगा। दौड़ने वाले शख्स के कद और तेज रफ्तारी से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो शहबाज आमिर था। गुलफराज कद में निस्बतन छोटा और खासा बारीक भरकम था। वो इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता था। आमिर ने आगे निकलकर इस तरह पोजीशन ले ली थी कि शुजात अली उसकी नजरों में आए बगैर घाटी वाले रास्ते पर नहीं पहुंच सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे चंद फुट दूर एक खड़सा था जो जमीन में गहरी दरार की तरह बाईं तरफ दूर तक चला गया था। शुजात अली सोच रहा था कि अगर वो इस दरार में पहुंच जाए तो उनकी नजरों में आए बगैर इस खंडर के अंदर ही अंदर चलता हुआ बाईं तरफ किसी और रास्ते से इस नशेब से निकलकर सड़क तक पहुंच सकता था। वो अभी फरार के इम्कानात का जायजा ले ही रहा था कि टीले पर सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने सर उठाकर देखा। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। आसमान पर चमकते हुए सितारों के पसे मंजर की मध्यम सी रोशनी में गुलफराज टीले पर खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल भी साफ नजर आ रहा था, जिसका रुख शुजात अली की तरफ था। तुम्हारा ड्रामा अब खत्म हो चुका। शराफत से उठकर खड़े हो जाओ। कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। गुलफराज के हलक से भेड़िए की सी गुर्राहट निकली। शुजात के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने गुलफराज के कहने पर अमल करने ही में आफियत समझी। वो हामिद हसन का अंजाम देख चुका था और वैसे भी अब वो मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं था। उसका रिवाल्वर खाली हो चुका था। वो खामोशी से उठकर खड़ा हो गया और गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। शहबाज आमिर भी अब इसी तरफ आ रहा था। तुम लोग कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकोगे, शुजात अली ने कहा। अगर तुम लोग मुझे भी मार डालोगे तो इसका ये मतलब नहीं होगा तुम लोगों ने कानून का गला घोंट दिया है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब पुलिस किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालती है। कोई जुर्म कभी छुप नहीं सकता। हमें कानून का सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो, शहबाज आमिर ने गुर्राते हुए कहा और पिस्तौल वाले हाथ से उस पर हमला कर दिया। पिस्तौल की नाल शुजात की कनपट्टी पर लगी।
उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई थी। वो लड़खड़ा कर पुश्त के बल रेत पर गिर गया। गुलफराज और शहबाज ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी और वो दोनों बड़ी बेरहमी से उसे ठोकरें मार रहे थे। अगर वो बेरहम न होते तो हामिद हसन को इस तरह अजियतें देकर हलाक न करते और शायद वो लोग इसका भी वही हशर करने वाले थे। ठोकरों से बचने के लिए रेत पर लूटता रहा, लेकिन उनकी हर ठोकर उसके जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर पड़ रही थी। उठो, गुलफराज ने उसे जोरदार ठोकर मारते हुए कहा। पुलिस की वर्दी पहनकर तो तुम फिरौन बन जाते हो। तुम्हारा वास्ता आज तक सिर्फ ऐसे लोगों से पड़ा है जो मामूली चोर उचक्के थे। आज हम तुम्हें बताएंगे कि तशद्दुद क्या होता है। तुम लोग मुझे कत्ल करने के बाद भी नहीं बच सकोगे। शुजात ने होंठों से बहने वाला खून पोंछते हुए कहा, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। गुलफराज ने कहा, हमने तुम्हें कत्ल करने का इरादा फिलहाल मुलतवी कर दिया है। हम तो तुम्हें नूरी खालिद के सामने पेश करेंगे। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तुमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो तुमसे अपना नुकसान तो पूरा नहीं कर सकेगा, मगर आइंदा के लिए उसका रास्ता साफ हो जाएगा। चलो आगे लगो। शबीना कहाँ गई? शहबाज ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो हराफा कहीं छुप गई होगी। गुलफराज ने कहा, शबीना, शबीना कहाँ हो तुम? शहबाज उसे पुकारने लगा। मैं यहाँ हूँ। खंडरों की तरफ से शबीना की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ ही देर बाद वो खंडरों से निकलकर उनके करीब आ गई। चलो मिस्टर कानून, आगे बढ़ो, गुलफराज ने तोहमखाना लहजे में कहा। शुजात अली घाटी वाले रास्ते की तरफ चलने लगा। उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था और चलते हुए भी वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। वो उनके आगे चलता रहा। बुलंदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो और भी लड़खड़ा रहा था। उसके पीछे गुलफराज था, फिर शबीना और आखिर में शहबाज आमिर। वो घाटी पर तकरीबन 60 फुट ऊपर आ चुके थे। ठहरो, मुझे आगे जाने दो, शबीना कहती हुई अचानक ही गुलफराज के पहलू से निकलकर आगे चली गई और फिर शुजात के करीब से गुजरते हुए वो लड़खड़ा कर उससे टकरा गई। शुजात गिरते गिरते बचा था, लेकिन शबीना ने टकराने के साथ ही उसके हाथ में कोई चीज थमा दी थी। शुजात के दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। शबीना ने उसके हाथ में लंबे फल वाला एक चाकू थमा दिया था। इस पर उसे हैरत भी हुई थी। वो आमिर और गुलफराज की साथी थी और यकीनन हामिद हसन के कत्ल में भी शरीक थी, लेकिन इसका ये इकदाम शुजात के लिए शदीद हैरत का बायस बना था। क्या वो अपने साथियों से बगावत कर रही है? हाथ में चाकू थमाने का मतलब तो यही था कि वो अपने साथियों के खिलाफ उसकी मदद कर रही है, लेकिन क्यों? क्या वो समझती है कि शुजात बच जाएगा और उन दोनों को कानून की गिरफ्त में ले लिया जाएगा? वो शुजात की मदद करके ये साबित करना चाहती है कि वो उनके जुर्म में शरीक नहीं है। इस तरह वो अपने बचाव के लिए पेशबंदी करना चाहती है। कई सवालात शुजात के जहन में गूंज रहे थे और फिलहाल इनमें से किसी एक सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन उसके पास एक हथियार आ गया था और शबीना उससे चंद कदम आगे निकल चुकी थी। शुजात उससे तंग से रास्ते पर ऊपर चढ़ता रहा और फिर दफातन वो लड़खड़ा कर गिरा। उसने गिरते ही बड़ी तेजी से लूट लगाकर अपने पीछे आने वाले गुलफराज को पैर से जोरदार ठोकर मार दी थी। गुलफराज के लिए ये सूरत हाल बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। शुजात अली की ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया था और वो खुद उल्टे कदमों लड़खड़ाता हुआ पीछे आने वाले शहबाज आमिर से टकरा गया था। शहबाज भी अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। गुलफराज के साथ ही वो भी गिरा और वो दोनों डलवान रास्ते पर लुढ़कने लगे। शुजात अली भी अपने आप को नहीं संभाल सका था। उनके पीछे ही वो भी ढलान पर लुढ़कने लगा। दफातन एक जोरदार धमाका हुआ। इसके साथ ही फजा एक भयानक चीख की आवाज से गूंज उठी। ये गुलफराज की चीख थी। लुढ़कते हुए शहबाज के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का टाइगर दब गया था और गोली ने गुलफराज की खोपड़ी के परखचे उड़ा दिए थे। शुजात लुढ़कते हुए एक पत्थर से टकरा कर रुक गया। उसने उठने के लिए जमीन पर हाथ टिकाए थे कि कोई चीज उसके हाथ से टकराई। वो पत्थर नहीं था, गुलफराज का पिस्तौल था। उसने पिस्तौल उठा लिया और नीचे की तरफ देखने लगा। शहबाज भी घाटी के ढलवान रास्ते के एक मोड़ पर रुक गया था। शुजात पिस्तौल संभाले नीचे की तरफ फिसलने लगा। अभी वो चंद गज नीचे उतरा होगा कि स्टिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो पिस्तौल का टाइगर दबाने की आवाज थी। शुजात अली को समझने में देर नहीं लगी कि शहबाज ने उस पर फायर करना चाहा था, मगर उसका पिस्तौल खाली हो चुका था। शहबाज पर दहशत सी तारी हो गई थी। गुलफराज खुद उसके हाथों मारा जा चुका था और उसका अपना पिस्तौल खाली हो चुका था। उसने खाली पिस्तौल शुजात पर खींच मारा। शुजात तारीकी में अपने तरफ फेंके गए पिस्तौल को नहीं देख सका था। वो उसके दाएं कंधे पर लगा। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई और वो गुलफराज वाला पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। चाकू तो उसने उस वक्त फेंक दिया था जब गुलफराज का पिस्तौल उसे मिल गया था, मगर अब पिस्तौल भी उसके हाथ से निकल गया था। शहबाज ने एक लम्हा को ऊपर देखा, फिर मुड़कर ढलान पर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। शहबाज भी उठकर उसके पीछे लपका। उमूदी ढलान पर दौड़ना खासा खतरनाक था, लेकिन वो शहबाज को फरार का मौका नहीं देना चाहता था। वो बड़ी तेजी से ढलान पर दौड़ रहा था। एक दो मरतबा वो गिरते गिरते बचा था, मगर उसने परवाह नहीं की थी।
उसका शुमार ऐसे फर्जशनास पुलिस ऑफिसरों में किया जा सकता था जो कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करते। इसका साथी हामिद हसन अपने फर्ज पर कुर्बान हो चुका था और वो खुद मौत के दहाने से लौट कर आया था। अब उसे मौका मिल रहा था और वो इस मौका को जाया नहीं करना चाहता था। वो संभल कर नीचे की तरफ दौड़ता रहा। शहबाज उससे 5-6 गज आगे था। दफातन शहबाज का पैर रिपट गया। उसने अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और पुश्त के बल गिरा। वो उठना ही चाहता था कि ऊपर से शुजात ने छलांग लगा दी। शुजात हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर आ गिरा। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर ढलान पर लुढ़कने लगे। ढलान के इख्तिताम पर शुजात नीचे था और शहबाज ऊपर। उसने एक हाथ शुजात अली के गले पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर गूंसे बरसाने लगा। शुजात अली ने उसका वो हाथ पकड़ लिया जो उसके गले पर था। वो कलाई को दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर पूरी कुव्वत से मरोड़ने लगा। शहबाज को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कलाई किसी आहनी शिकंजे में फंस गई हो। शुजात ने उसे जोरदार झटका दिया। वो कराहता हुआ एक तरफ लुढ़क गया। शुजात फौरन ही उठ गया और शहबाज आमिर को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। वो हर ठोकर पर बुलबुला रहा था, बहुत दलेर हो तुम तो। शुजात उसे एक और ठोकर मारते हुए गुर्राया, तुम तो मुझे प्लेट में सजाकर नूरी खालिद के सामने पेश करना चाहते थे, अब मैं तुम्हें प्लेट में सजाकर इस खबीस के सामने पेश करूंगा। शहबाज बुरी तरह बुलबुला रहा था। एक मौका पर उसने शुजात अली का पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। शुजात पुश्त के बल गिरा। उसके संभलने से पहले ही शहबाज आमिर उठकर एक तरफ दौड़ने लगा। वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। उसे हाथ से जाता देखकर शुजात फुर्ती से उठा और शहबाज आमिर पर छलांग लगा दी। शहबाज एक बार फिर उसके शिकंजे में आ गया। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ठीक उसी वक्त किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। उन दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि शबीना मौका पाकर फरार हो रही है। शहबाज आमिर ने उठने की कोशिश की मगर शुजात ने उसे टखनों के करीब से पकड़कर घसीट लिया। वो पुश्त के बल गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शुजात ने उठकर एक बार फिर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। शहबाज की नाक और होंठों से खून बह रहा था। अब उसमें मुजाहिमत की सक्कत भी नहीं रही थी। शुजात भी हाँप रहा था। उसने उसको आखिरी ठोकर मारी और उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर घसीटने लगा। उसकी अपनी हालत भी गैर हो रही थी। उसके होंठों से भी खून रिस रहा था। घाटी के करीब पहुंचकर उसने शहबाज का कॉलर छोड़ दिया। उठो, शुजात गुर्राया, शराफत से ऊपर चलो। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहबाज लड़खड़ाता हुआ घाटी पर चढ़ने लगा। पीछे से शुजात उसे धक्के दे रहा था। बिल आखिर वो ऊपर पहुंच गए और जब उस छोटी चट्टान के ऊपर से घूमकर सामने आए तो वहाँ सिर्फ शुजात की कार खड़ी थी। शहबाज लोगों की वैन गायब थी। शुजात को समझने में देर नहीं लगी कि शबीना वो वैन लेकर फरार हो गई थी। कार के करीब पहुंचकर शुजात ने शहबाज की पिंडली पर जोरदार ठोकर मारी। शहबाज बुरी तरह चीखा और एक टांग पर नाचने लगा। उसने दोनों हाथों से मजरूब पिंडली थाम रखी थी। शुजात ने उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ ढेर हो गया, मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल रहम नहीं आता जो दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं। शहबाज ने गुराते हुए एक और ठोकर रसीद कर दी। तुम शहबाज हकलाया, तुम नूरी खालिद के इंतकाम से बच नहीं सकोगे। वो तुमसे एक एक बात का हिसाब लेगा। पहले तो मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। शुजात अली गुर्राया। उसने कार की डिक्की से रस्सी निकाली और शहबाज के हाथ पुश्त पर बांधने के बाद उसी रस्सी से उसके पैर भी बांध दिए और कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो बुरी तरह हाँप रहा था। उसके होंठों से बहने वाला खून थोड़ी को तर करता हुआ गले तक पहुंच गया था। अपने उखड़े हुए सांस पर काबू पाने के बाद उसने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोला और डैशबोर्ड के खाने से फ्लालीन का डस्टर निकालकर होंठों, ठोड़ी और गले से खून साफ करने लगा। जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने कार में से मोबाइल फोन उठा लिया और पुलिस का इमरजेंसी नंबर डायल करने लगा। पुलिस इमरजेंसी सेंटर। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। मैं सब इंस्पेक्टर शुजात अली बोल रहा हूँ। शुजात ने कहा, एक खतरनाक मुजरिम मेरी तहवील में है। मैं भी जख्मी हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। यहाँ 2 लाशें भी हैं। करीब तरीन थाने को इत्तला कर दी जाए। शुजात एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर अपनी लोकेशन बताने लगा। सब इंस्पेक्टर शुजात अली। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में हैरत थी। अपना फोन नंबर बताइए। शुजात ने अपना फोन नंबर बता दिया। आप फोन बंद कर दें, मैं अभी आपको रिंग करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। सब इंस्पेक्टर शुजात ने फोन बंद कर दिया। यह ज़ाब्ते की कार्रवाई थी। इमरजेंसी सेंटर पर कोई इत्तला देने वाले का फोन नंबर ले लिया जाता था और फिर इस नंबर पर रिंग करके इस अमर की तस्दीक की जाती थी कि वाकई इत्तला दुरुस्त है या किसी ने मजाक किया था। तस्दीक के बाद ही कोई कार्रवाई की जाती थी। तकरीबन 3 मिनट बाद शुजात के फोन की घंटी बजी। उसने फौरन ही कॉल रिसीव कर ली। अभी आपने पुलिस इमरजेंसी सेंटर को फोन किया था? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर शुजात अली हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे फौरी मदद दरकार है। ASI हामिद हसन को कत्ल कर दिया गया है। यहाँ एक और शख्स की लाश भी पड़ी है और एक मुजरिम मेरी तहवील में है। मैं इंस्पेक्टर शेर अली बोल रहा हूँ।
दूसरी तरफ से कहा गया, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? लंबी कहानी है, तफसील बाद में बताऊंगा। मुजरिमों की एक साथी फरार होने में कामयाब हो गई है। मुझे शुबा है कि वो अपने और साथियों को लेकर न पहुँच जाए। परेशान मत हो, अपना ख्याल रखो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही लाइन मुनक़ता हो गई। शुजात ने अपना फोन भी ऑफ कर दिया और ड्राइविंग सीट पर इस तरह बैठ गया कि दरवाजा पूरी तरह खुला छोड़ दिया था और पैर बाहर की तरफ लटका लिए। तुमने जो कुछ भी किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया, शहबाज ने कहा। वो कार से तकरीबन 5 फुट दूर जमीन पर पड़ा था। शबीना नूरी खालिद के पास पहुंच चुकी होगी और नूरी खालिद के आदमी पुलिस से पहले यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हारा जो हशर होगा उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें तुम्हारे साथी से भी ज्यादा खौफनाक तरीके से मारेंगे। मेरा नाम शुजात अली है। शुजात ने कहा, अगर मैं बुज़दिल होता तो पुलिस फोर्सेज में कभी ना आता। मैं तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए ही पुलिस में भर्ती हुआ था। नूरी को तुम क्या समझते हो, वो खुदा तो नहीं। तुम इस बात का यकीन कर लो कि एक दिन वो भी तुम्हारी तरह मेरे कदमों में पड़ा रहम की भीख मांग रहा होगा। नूरी खुदा तो नहीं, लेकिन तुम उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम जैसे पुलिस ऑफिसर तो उसके पैरों के तलवे चाटते हैं। शहबाज ने कहा, मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का पुलिस ऑफिसर हूँ। शुजात बोला, मुझे ना तो नूरी खालिद की परवाह है और ना उन लोगों की जो उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। सुनो, शहबाज ने कहा, अगर तुम चाहो तो नूरी खालिद इस वाक़े को भूल भी सकता है। वो न सिर्फ तुम्हारा ये जुर्म माफ कर देगा बल्कि तुम्हें इतनी दौलत भी देगा कि तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी दुश्मनी मोल लेने की बजाय उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। नूरी खालिद जैसे आदमियों को आनी सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शुजात अली ने कहा, मैं इस जैसे लोगों के बखिए तो उधेड़ सकता हूँ लेकिन उनकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। सोच लो। शहबाज ने कहा, मैंने तुम्हें एक तजवीज दे दी है, इसके बारे में फैसला करना अब तुम्हारा काम है। मैंने फैसला कर लिया है। शुजात ने कहा, और मेरा फैसला यह है कि तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद मैं दुनिया का हर काम छोड़कर सबसे पहले नूरी खालिद का बंदोबस्त करूंगा।